आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसे लेकर पीडीए का अम्बेडकर जयंती को लेकर संगोष्ठी कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बीच में बात करने के लिए सैयदा फातिमा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने लगातार जौहराबाद का विकास कराया था। आइए आज प्रेस वार्ता में उनसे जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों, लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगी और क्या आयोजन हुआ था। तो उसमें सब लोग आए थे और बाबा साहब के जो विचार थे वो जितने प्रासंगिक तक थे उनके जीवन काल में उतने ही आए। उन्होंने कहा था कि सबके हाथों में किताब ज़रूर होनी चाहिए, पैरों में जूते हों ना हो कोई बात नहीं, लेकिन किताब होनी चाहिए। और लड़ाई लड़ी उन्होंने, भारत की सोई हुई आत्मा को जगाने का कार्य किया, अपने समाज की लड़ाई लड़ी। और लड़ाई बिना पत्रकारिता के नहीं हो पाती है। उन्होंने साप्ताहिक निकाला था मूक नायक, काफ़ी दिनों तक वो निकला। मराठी भाषा में था मूक नायक नाम से उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना उन्होंने की। वो उन्हीं दबे कुचले जो शोषित लोग थे उनकी आवाज़ को उठाने के लिए। सभी जानते हैं कि वो जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो उसके चेयरमैन थे। भारत का संविधान बनाया, उसके लिए कोई विशेष बात आपको नहीं बतानी। उन्होंने जो किया भारत के लिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी के साथ किया था। और उस समय रैमसे मैकडॉनल्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की और तब वो उनसे सहमत भी थे, लेकिन बाद में जब गांधी जी से बात हुई तो उन्होंने वो डिमांड छोड़ दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी और इसी में सीटें देने की बात हुई थी कि अधिक सीटें दी जाएं। तो बाबा साहब आजीवन लड़ाई लड़ते रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की, आवाज़ उठाते रहे, लेकिन शायद बाद में कहीं ना कहीं लगता है कि वो इस वर्ण व्यवस्था से या जाति व्यवस्था से खिन्न हो गए थे। तो जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और लाखों अनुयायियों के साथ 1955 में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि संघ के लोगों ने ही कहा था कि भारत का संविधान एक खिचड़ा संविधान है। इस संविधान का मजाक उड़ाया गया, जबकि हकीकत यह है कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है और विस्तृत ही नहीं है, सबसे अच्छा संविधान है। क्योंकि दुनिया के जो भी संविधान हैं उनसे अच्छी व्यवस्थाएं ली गई। अगर संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी तो फ्रांस से समानता का अधिकार लिया गया, बंधुत्व का लिया गया कि कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो अवसर की समानता को समाप्त कर रही है। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो हम लोगों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल कर के उस लड़ाई को लड़ना है। उन्होंने कहा था कि अगर हम थोड़ा भी गाफिल हुए तो निश्चित रूप से भारत दूसरी गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। और ये सच्चाई है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जब देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाती है तो देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ता है। ये सब जानते हैं। आज देश के आर्थिक संसाधन क्या सबके पहुंच में हैं? नहीं है। मात्र थोड़े से लोग हैं जिनके हाथों में पूरी पूंजी इस देश की है। 1% लोगों के हाथ में 70% से ज़्यादा संसाधनों की व्यवस्था है। 70% से ज़्यादा संसाधन पर 1% लोगों का कब्जा है। मध्यम वर्ग 34% है और इसी मध्यम वर्ग के ऊपर सबकी। इसलिए मैंने कहा कि मध्यम वर्ग का ही पैसा बैंकों में जाता है। उसी पैसे को अब आप कहेंगे कि अमीर लोगों को क्या ज़रूरत है, लेकिन ये मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई है, जिससे बात तो बहुत करते हैं चुनावी रेवड़ियों की, बांट देते हैं। मध्यम वर्ग का पैसा बढ़ता है और मध्यम वर्ग जो पैसा बैंक में जमा करता है, ये जो आप सुनते हैं कि मेहुल चौकसी 1300 करोड़ लेकर के भाग गया, 13,000 करोड़,
लेकर के भाग गया। और अडानी कितने हज़ार करोड़, लाखों करोड़ रुपए इस देश के निकल गए। तो वो पैसा किसका था? वो पैसा जो 34% मध्यम वर्ग है, जो इनकम टैक्स नहीं देता है, उसका पैसा था। उसकी बचत पे डाका डाल रहे हैं इस देश के उद्योगपति, उसकी पूंजी लुट रही है। उसके पैसे से ये जो बड़े बड़े लोन होते हैं, कोई 10,000 करोड़ ले रहा है, कोई 30,000 करोड़ ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, और इनका माफ़ कर दिया गया, बैड लोन कर दिया गया, आप जानते हैं। तो सवाल ये है कि इन उद्योगपतियों का 20,000 करोड़ माफ़ हो जा रहा है, सब मिलाकर के इनका 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा माफ़ हुआ। और देश का किसान, उसको कितना मिलता है? 2 लाख, अधिकतम सीमा 3 लाख, वरना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उसका पैसा नहीं माफ़ होता है। आत्महत्या कर लेता है किसान, मगर उसका पैसा माफ़ करने को कोई तैयार नहीं है। जबकि अगर सबका भी मिला दिया जाए तो भी ये बहुत कम धनराशि है, लेकिन नहीं हो रहा है। बेटों को उसके रोज़गार नहीं मिल रहा है। सेना के अंदर जगह खाली है, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है। तो अग्निवीर होंगे, तो बयानवीर लोग जो हैं वो अग्निवीर ही करेंगे, वायुवीर करेंगे। 4 साल के बाद क्या होगा, ये हमें सोचना होगा। हम लड़ाई लड़ते हैं कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं कहा था? क्या बन पाई? नहीं बन पाई। चीन से हमारा मुकाबला है। पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, भारत जब चाहे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है, बहुत छोटा देश है। लड़ाई हमारी चीन से है। हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की है और चाइना की अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन की है। हमारी 5 भी नहीं हुई है, हम 4 पे भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमें $5 ट्रिलियन पर पहुंचना है, जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि कब होगा। हमने उनकी सरकार के एक मंत्री का बयान पढ़ा, जो स्वयं को जो है निषाद राज का वंशज बताते हैं। कहते हैं कि मछुआ समाज को उसका अधिकार नहीं मिला। उनसे कोई पूछे कि 11 साल से भैया केंद्र में किसकी सरकार है, बता तो दे। 2014 से 2025 में किसकी सरकार है, 2017 से किसकी सरकार है। और जब समाजवादी सरकार थी, पढ़ लें लोग, देख लें, मछुआ समाज के लोगों को पट्टा देने का कार्य किया गया था। तालाबों का पट्टा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी अपने पहले भी कार्यकाल में दिया था, और जब माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने तालाबों का पट्टा मछुआ समाज के लोगों को दिया था या नहीं दिया था। और आज वो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उनको सिवाय अपने बेटे के कुछ और नज़र नहीं आता है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। एक दूसरे मंत्री जी भी हैं, बिल्कुल, और उनके सहयोगी जो कद नाप रहे हैं बहुत से लोगों का। चलिए, आप जानते हैं तो पूछ भी लीजिए कि किसका कद नाप रहे हैं। उसका खुलासा भी आप नहीं, हमने कहीं पढ़ा है उनका बयान। तो दूसरों का कद मत नापें। इस प्रदेश और देश की राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी का कद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कद है। उस कद का कोई नेता इस समय देश के अंदर मौजूद नहीं है। और निश्चित रूप से 2027 में सरकार बनेगी, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब 29 में चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश जी प्रधानमंत्री इस देश। और जोहराबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे? ज़हूराबाद की जनता के लिए यही कहेंगे कि जब मेरा कार्यकाल था, मैंने ज़हूराबाद को चमन की तरह सजाया था। जितनी सड़कें मेरे कार्यकाल में बनी हैं, आप उतना दिखा नहीं पाएंगे अपने चैनल पर। आप नहीं दिखा पाएंगे। कासमाबाद को तहसील बनाने का कार्य मैंने ही किया था। ये कासमाबाद का सब स्टेशन इतना बड़ा, वो भी मैंने बनवाया। और आपका ये आप अस्पताल था, आपका मऊ यूसुफपुर मार्ग पूरा इतना लंबा, सिद्धागर से लेकर के कठवा मोड़ तक की सड़क, और सीसी लाइनिंग नहर की जो आपकी महेशपुर से होते हुए गांधीनगर तक, गांधीनगर से गंगोली तक
पूरी, ये सारे कार्य थे। आज नहर में पानी नहीं चलता है, लोग उपले थापते हैं। लेकिन वजह क्या हो गया कि 12 के बाद आपका चर्चा है जोराबाद में? 12 के बाद चर्चा? 12 के बाद क्यों? हम 12 से 17 तक यहाँ के विधायक रहे और काम भी काम किया हमने। नहीं, उसके बाद जो 12 से 17 तक मैंने किया। अच्छा, तो उसके बाद हुआ क्या? तो बता दो ना कि जहूराबाद में 2017 के बाद एक सड़क बता दो, एक अस्पताल बता दो, एक सब स्टेशन बता दो, एक तहसील बता दो। हम तो कह रहे हैं हमने तहसील बना के छोड़ा था। अब जिसमें दम है वो जहूराबाद को जनपद बना करके दिखा दे, बड़ी लकीर खींच दे तो बात है। मैडम जी, बाकी की क्या बात? मंत्री जी, पीडीए की रणनीति क्या रहेगी आगे? पीडीए की रणनीति है कि हमें समाज के जो आखिरी व्यक्ति पायदान पे खड़ा है उसकी भी लड़ाई लड़नी है और देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है। ये लोग जो हर समय खुदाई कर रहे हैं, भाई कब्रों को खोद करके क्या मिलना है? जो लोग इतने पहले चले गए, कब्र खोद भी लोगे तो वहाँ सिवाय मिट्टी के कुछ मिलेगा क्या? मंत्री जी, इस समय जो नहीं, कुछ मिलेगा? कब्र खोदने पर सिवाय मिट्टी के कुछ मिलेगा? 300-400 साल पहले जो लोग चले गए, आप इतिहास का बोध रखिए, वो अच्छी बात है, लेकिन इतिहास के नाम के ऊपर विश्व अमन हो, देश को बांट दिया जाए। आप बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देश को सीधे सीधे बांटा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इसलिए हो रही है कि वो लोग अर्थव्यवस्था खराब हो रही, इधर ध्यान नहीं जाए, तो ये ध्यान हटाने के लिए। मगर समाजवादी लोग इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। नौजवानों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए लड़ेंगे। किसानों को उनका अधिकार मिले, किसान के दाम की लूट ना होने पाए, नहरों में पानी आए, दलितों का उत्पीड़न ना हो, महिलाओं को सम्मान मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। हम तो रोज़ पढ़ते हैं, आपने देखा भी, आपने पढ़ा भी होगा कि बीएचयू में क्या हुआ था। उस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ और नाम किसका आया? भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता थे उनका नाम आया। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई? बंगाल के गवर्नर थे, आपको याद होगा, उनका नाम आया। वो एक अलग उत्पीड़न का मामला था, एक महिला का। तो हम लोग समाजवादी लोग वो लोग हैं जो डॉक्टर लोहिया और भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को, गांधी की विचारधारा को लेकर के चलते हैं और इस विचारधारा को भारत की धरा से मिटने नहीं देंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा उस वक्त तक गांधी, लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे। इस विचार को कभी मिटने नहीं देंगे और यही समाजवादियों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत रत्न। मंत्री जी, इस समय जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं बदहाल रूप में जी, जहां पीड़ित को ही जेल भेजा जा रहा है, इस पर क्या विचार करना चाहेंगे आप? इस पर क्या विचार करेंगे? अंधेर नगरी है, चौपट राजा। तो हम क्या कहें? लोग बोल रहे हैं तो अंधेर नगरी में तो पता ही नहीं है कि इनको जेल में डाल देंगे, कि इनको डाल देंगे, कि किसको डाल देंगे। अच्छा, आप खुद बता रहे हैं, व्यवस्था लूट मची है, थाने बिक रहे हैं, नहरों में पानी कहाँ आ रहा है, किसानों को कहाँ मिल रहा है, आप बताएं। तो सवाल यह है कि कोई नया उद्योग लग नहीं रहा है, देश तबाह बर्बाद हो रहा है और इससे ध्यान हटाने के लिए हर समय हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। तो इससे क्या होगा? लोगों को समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम में बांटने में किसी का नुकसान नहीं होगा, ये देश का नुकसान होगा। क्योंकि किसी ने कहा है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपनी दास्तान को बचाए रखना है अगर, भारत को बचाए रखना है अगर, तो इस देश के हर नागरिक का सम्मान करना होगा। उसे हमें हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटना होगा, बल्कि हमें ये देखना है कि वो भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक होने के नाते वो उन्हीं अधिकारों का पाने का अधिकारी है जो भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान उसे देता है।